यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की अगर बात की जाए तो उसका मामला अब जहां चर्चाओं में है, तो फांसी की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया की सजा फांसी से एक दिन पहले के लिए टाल दी गई है। इसी बीच लोगों को एक नाम तेजी से सुनाई देने लगा, मौलाना कथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार का। दावा किया जाने लगा है कि मुस्लियार ने निमिषा प्रिया की फांसी रुकवाई है। ये प्रोपोगेंडा वामपंथी और इस्लामी मीडिया आउटलेट्स ने तेजी से फैलाया है, क्योंकि उन्हें लगा कि यही सही मौका है कि लोगों को बताया जाए कि मुस्लियार ने निमिषा प्रिया की फांसी को रुकवाया। इस पूरे मामले को इस्लाम के सॉफ्ट नजरिए से जोड़ते हुए लोगों के जहन में इस्लाम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बनाया गया। हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो वामपंथियों और इस्लामी मीडिया आउटलेट्स का भांडा फूटता नजर आ रहा है। दरअसल निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टलने और उसकी रिहाई के लिए किए जा रहे प्रयासों ने मौलानाओं कथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार की कथित भूमिका को विदेश मंत्रालय ने नकार दिया है। निमिषा प्रिया केस में मौलाना ने रोल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, हमें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टालने का श्रेय मौलाना कथापुरम मुस्लियार को दिया जा रहा है। इसमें साफ कहा जा रहा है कि भारत की यमन की हूती प्रशासन से कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए मौलाना की मदद ली गई है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने उन सभी प्रयासों का उल्लेख किया जो निमिषा प्रिया की फांसी को टालने और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है। भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हम कानूनी सहायता भी दे रहे हैं। हमने एक वकील को नियुक्त किया है जो परिवार की सहायता कर रहा है। हमने एक काउंसिल को नियुक्त किया है जो नियमित रूप से घर जाकर फैमिली से बातचीत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यमन के लोकल अथॉरिटीज और प्रिया के परिवार के सदस्यों के साथ भारत सरकार लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस मुद्दे पर उस परिवार से भी बातचीत कर रहे हैं जिसने आरोप लगाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मौलाना किस तरह से झूठी प्रतिक्रियाएं दे रहा है मीडिया के सामने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो यह औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहां का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है, वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। तो चलिए अब आपको निमिषा प्रिया के बारे में बताते हैं। दरअसल निमिषा प्रिया केरल की नर्स है जो 2008 में यमन चली गई थी। 2017 में कथित तौर पर उसने यमन नागरिक बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि निमिषा प्रिया की ट्रैवल दस्तावेज उसके जब्त कर लिए गए थे और लगातार प्रताड़ित उसको कर रहा था। निमिषा ने बेहोश करके मेहदी से अपने कागजात लेने की कोशिश की, लेकिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उस पर हत्या का ही मुकदमा चला और मेहदी के परिजन ने ब्लड मनी के बदले निमिषा को माफ करने से इनकार कर दिया। ऐसे में यमन में उन्हें फांसी की सजा मिली है, जिससे टलवाने भारत सरकार जुटी हुई है। हालांकि सरकार के भी दखल से की एक सीमा होती है, क्योंकि यमन से बड़े हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा है, जहां जिनकी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देती है। ऐसे में यमन के साथ भारत का कोई सीधा राजनयिक संबंध नहीं है। भारत सरकार यमन के पड़ोसी देश या फिर ईरान चैनल के माध्यम से निमिषा को बचाने का प्रयत्न कर रही है, चूंकि यमन की राजधानी सेना पर एक इस्लामी संगठन का कब्जा है। ऐसे में वामपंथियों और इस्लामी प्रोपेगेंडा ग्रुप्स ने निमिषा को बचाने का क्रेडिट मौलाना को देना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसी मौलवी को लेकर फैलाई जा रही इस मीडिया खबरों को सेव निमिषा प्रिया जो है वो इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल भी उसको खारिज कर चुका है। हालांकि मौलाना मुल्सियार जो है उसकी बात को सच भी मान लें तो अपील करने और सजा रुकने में फ़र्क होता है। अब तक मेहदी के परिवार ने कोई माफ़ी नहीं दी है और सच सिर्फ इतना है कि अभी तक कानूनी तौर पर निमिषा की फांसी टली है, जिसके लिए भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स मित्र देशों की मदद ले रहा है, ना किसी मौलाना की बात भर से। क्योंकि अगर मौलाना की बात से यमन की हूती सरकार को मानना होता तो वो निमिषा को रिहा कर चुकी होती। वहीं अब विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है। ऐसे में मौलाना से जुड़े वामपंथी और इस्लामी मीडिया आउटलेट्स के सारे दावों की पोल खुद ब खुद खुलती जा रही है। एक तारीख जो भारत के दिल में नासूर बनकर दर्ज हो गई है और वो है 22 अप्रैल 2025। पहलगाम की शांत घाटियों में गूंजती गोलियों की आवाजों ने 26 बेगुनाहों की जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस बार आतंकियों ने न धर्म छिपाया न नियत। क्या तुम हिंदू हो? सीधा सवाल पूछा और पूछने के बाद सीधे गोली मार दी। ये कोई छिपा हमला नहीं, ये कोई दवा हमला नहीं, ये धार्मिक नरसंहार था। जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस कत्लेआम की जिम्मेदारी ली थी, उसे भारत पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। टीआरएफ कोई आम संगठन नहीं है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में पला हुआ वो खूनी भेड़िया है, जिसे लश्कर तैयबा ने क्या नया नाम और नया चेहरा देकर छोड़ दिया है। लेकिन अब अमेरिका ने भी आधिकारिक रूप से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने बताया कि ये फैसला ट्रंप सरकार के आतंकवाद से लड़ने और पहलगाम हमले में न्याय दिलाने के लिए किया गया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करके अच्छा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ मजबूत साथ होने का सबूत है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश विभाग की तारीफ भी की है। अब टीआरएफ जो संगठन है वो क्या है, कैसे काम करता है, वो हम आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ एक आतंकी संगठन है। ये पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक नया रूप है। टीआरएफ सीधे सीधे बड़ा संगठन नहीं है, ये छोटे छोटे आतंकी समूहों की तरह काम करता है, जिन्हें टेरर मॉड्यूल कहते हैं। इनमें फाल्कन स्क्वाड जैसे नाम भी शामिल होते हैं। ये समूह किसी खास काम के लिए तैयार होते हैं और काम खत्म होने के बाद या तो खत्म हो जाते हैं या अपना चेहरा बदल लेते हैं। टीआरएफ के आतंकी बहुत चालाक होते हैं और वो आम लोगों की तरह ही आम जिंदगी जीते हैं। हमला करने से पहले वे अपनी जगह की रैकी करते हैं, यानी वहाँ की पूरी जानकारी जुटाते हैं, फिर वो हथियार इकट्ठा करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। हमले के बाद वो अपने हथियार छिपा देते हैं और घाटियों या जंगलों में छिप जाते हैं। ये आतंकी सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए इस्लामिक कट्टरता फैलाते हैं और युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं ताकि वो उनके साथ जुड़ जाएं। ऐसा करने से उन्हें दो फायदे होते हैं। पहला, ये हमलों के लिए स्थानीय लड़कों का इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा, स्थानीय लोगों को चुनने और उन्हें सहानुभूति भी मिलती है और छिपने के लिए जगह भी मिल जाती है। टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन हाइब्रिड मिलिटेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे आम नौजवान होते हैं जिनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। ये ऑनलाइन माध्यम से आतंकी समूहों से जुड़े होते हैं, फिर इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और हमला करने का लक्ष्य बताया जाता है। हमला करने के बाद ये फिर से अपने गांव या शहर जाकर आम जिंदगी जीने लगते हैं। चूंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इन्हें पकड़ना
मुश्किल होता है। टीआरएफ जैसे संगठन आर्टिकल 377 जो है वो हटाए जाने के बाद आर्टिकल के बाद सामने आए हैं और ऑनलाइन ही शुरू हुए थे ये लोग और बाद में दूसरे बड़े आतंकी गुटों से जुड़ गए। ऊपर से देखने पर ये ऐसे लगते हैं जैसे नए बने हों, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है, कश्मीर के स्थानीय लोगों के मन में गैर कश्मीरियों के लिए डर और गुस्सा पैदा करना, साथ ही कश्मीर को आतंकवाद से अस्थिर बनाए रखना। ये आतंकी एक शैडो वॉर, अदृश्य युद्ध चला रहे हैं जिसमें वो खुद को, हम और बाकी देश व सेना को वो बताते हैं जो उनके साथ गलत कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि टीआरएफ ने दरअसल अब तक कितने हमले किए हैं, वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। टीआरएफ ने अब तक कई आतंकी हमले किए, जिनमें से कुछ प्रमुख हमले अब आपको बता रहे हैं। अप्रैल 2020 में कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में घुसपैठ के बाद इस हमले में सेना के 5 जवान बलिदान हो गए थे, जिसमें से एक जेसीओ भी शामिल है। 30 अक्टूबर 2020 को साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 26 नवंबर 2020 को श्रीनगर के लवेपोरा इलाके के पास श्रीनगर बारामूला हाईवे पर उन्होंने 2 सैनिकों को गोली मारी और उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने इस हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पोस्ट कर दिया। 26 फरवरी 2023 को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 अक्टूबर 2024 को गांदरबल के गंगनौर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर टनल बनाने वाली जगह पर फायरिंग की। इस हमले में बड़गांव के डॉक्टर शाहनवाज मीर और पंजाब बिहार के 6 मजदूर भी मारे गए थे। इस तरह से ये पूरा अपना गिरोह चलाते हैं।